गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड दिस इज़ कीर्ति। और आज की इस वीडियो में हम प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे 19 फ्रॉम मिलियन माइंड इंग्लिश। और इससे पहले भी मैं काफ़ी प्रैक्टिस सेट करा चुकी हूँ। सो जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो गाइज, प्रैक्टिस सेट 19 का जो पहला स्टार्टिंग है उसमें एक पैसेज है जिसे आपको केयरफुली पढ़ना होता है पैसेज को। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द रिलेटेड क्वेश्चंस केयरफुली। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है इसका, व्हाट इज़ द की वर्ड फॉर एक्टिविटी अकॉर्डिंग टू द पैसेज का जो की वर्ड है वो आपको बताना है। तो यहाँ कुछ ऑप्शन है यहाँ पर, एक्टिव डिसिप्लिन, की डिसिप्लिन, सेल्फ डिसिप्लिन एंड डी, ये भी डिसिप्लिन के बारे में ही कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है। एक्चुअली मैं ये बताना चाह रही हूँ कि कोई भी पैसेज अगर हम पढ़ते हैं तो हमें पहले उसके क्वेश्चंस को एक बार देख लेना चाहिए, जिससे कि हमारे टाइम की बचत हो जाती है एग्ज़ाम में। क्योंकि पेपर करने के बाद हमारे पास इतना टाइम नहीं रहता है कि हम जल्दी से उस पैसेज का जो सार है उसको समझने। तो उसको समझने के लिए, उस पैसेज का सार समझने के लिए, समरी को समझने के लिए क्वेश्चंस पे एक बार ज़रूर हमें नज़र डाल लेना चाहिए। तो जैसे पहला क्वेश्चन हमने यहाँ देखा जिसमें डिसिप्लिन की बात हो रही है। दूसरा क्वेश्चन देखिए यहाँ इस पैसेज का, अकॉर्डिंग टू द पैसेज डिसिप्लिन शुड बिगिन। पैसेज के अनुसार जो डिसिप्लिन है उसकी शुरुआत होती है विद द सेल्फ, फैमिली एंड नाइबर्स। तो इन दो क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद हमें ये आइडिया लग चुका है कि ये जो पैसेज है ये रिलेटेड है डिसिप्लिन से। ठीक है, इससे पहले मैंने कोई पैसेज एक्सप्लेन नहीं किए हैं क्योंकि पैसेज जो है हमारी एक लॉजिक पर बेस्ड होता है, जिसे हम ऑन द स्पॉट हम खुद से उसे कर लेते हैं। सभी लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए मैं थोड़ा सा ये बता रही हूँ। अदरवाइज पैसेज को मैं स्किप कर देती हूँ। सो चलिए देखते हैं, इसको छोटा सा है, पढ़ लेते हैं। फॉर एनी एक्टिविटी डिसिप्लिन इज़ की वर्ड। किसी भी एक्टिविटी के लिए हमारे यहाँ जो डिसिप्लिन है वो की वर्ड है। इट शुड बिगिन विद द सेल्फ। इसकी शुरुआत हमारे खुद से होती है। देन बी एक्सटेंडेड टू द फैमिली, नाइबर्स, इन्वायरमेंट। तब जाके ये फिर फैमिली, नाइबर्स और इन्वायरमेंट सबसे जाके सब पर ये डिपेंड करता है। वर्क प्लेस, सोसाइटी, हर जगह का जो हमारा जो डिसिप्लिन है ये सब जगह पर, हर जगह पर डिपेंड करता है। एंड द नेशन ऑफ द लार्ज, है ना, एक मतलब ये एक बड़ा, इसका जो क्षेत्रफल है वो काफ़ी बड़ा है। इट इज़ फॉर्म society that inspiration is drawn, system and institutions should provide inspiration to society through performance, which in turn will provide leaders, जिसमें लीडर्स का भी कुछ भूमिका रहती है इनको मेंटेन करने के लिए। कैपेबल ऑफ रिबिल्डिंग एंड रीस्ट्रक्चरिंग सोसाइटी इनटू ए स्ट्रॉन्ग नेशन, द नेशनलिस्ट स्पिरिट दैन बिकम्स इन्फेक्शियस। और फिर क्या होता है, जो नेचुरल नेशन की जो स्पिरिट है वो इन्फेक्शियस हो जाती है। तो चलिए इसके क्वेश्चंस को देख लेते हैं फटाफट से। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि कीवर्ड बताइए पैसेज के अनुसार। तो सबसे इसका आंसर डी वाला सही हो जाएगा, कीवर्ड है डिसिप्लिन। क्वेश्चन नंबर 2, अकॉर्डिंग टू द पैसेज डिसिप्लिन शुड बिगिन। डिसिप्लिन की शुरुआत कहाँ से होती है इस पैसेज के अकॉर्डिंग? सो विद द सेल्फ। पहले हम खुद डिसिप्लिन नहीं होंगे तो हम दूसरों को डिसिप्लिन नहीं कर सकते हैं। कोई भी हो इंसान, टीचर हो या कोई हम हो, पार्टिकुलर कोई भी इंसान है, अगर वो खुद ही डिसिप्लिन नहीं है, खुद ही मोटिवेट नहीं है, तो वो दूसरों को क्या करेगा? तो सबसे पहले ये टर्म हम पर अप्लाई होता है कि हमें पहले होना चाहिए। कोई भी चीज़ सुधारने से पहले, कोई भी चीज़ में कुछ भी करने से पहले उसे हम में खुद पर ही अप्लाई करना है। सो विद द सेल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द पैसेज वेयर डू वी गेट इंस्पिरेशन फ्रॉम। हम जो इंस्पिरेशन है वो हमें कहाँ से मिलती है इस पैसेज के अकॉर्डिंग? तो वो मिलती है हमारे इन्वायरमेंट से। तो आपका सी सही हो जाएगा। इन्वायरमेंट मतलब कि आपका, मैंने इतना बताया कि इन्वायरमेंट कोई एक छोटा जगह नहीं है, वो एक हमसे शुरू होकर, हमारी फैमिली से होकर, हमारे नाइबर से होकर, स्कूल से होकर एंड पूरा नेशन है हमारा इन्वायरमेंट। सो आपका डी इज़ यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन। एंड अकॉर्डिंग टू द पैसेज अ गुड लीडर शुड बी कैपेबल ऑफ। इस पैसेज के अनुसार एक गुड लीडर को कैपेबल होना चाहिए क्या करने में? तो आपका आंसर यहाँ पर डी बी हो जाएगा, रिबिल्डिंग एंड रेस्ट्रिक्टिंग सोसाइटी इनटू ए स्ट्रॉन्ग नेशन। ये सब उसको करना चाहिए।
क्वेश्चन नंबर इसका पैसेज का देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड इन्फेक्शियस। इस पैसेज में एक जगह ये वर्ड आया इन्फेक्शियस, सो इसका मतलब क्या हो जाएगा। सो गाइस इसका मतलब हमारा बी हो जाएगा, स्प्रेडिंग टू एवरीवन, इन्फेक्शियस। ठीक है, अब देखिए, अब आइए आगे क्वेश्चन पर। पैसेज हमारा कंप्लीट हो गया। फाइंड द मिस स्पेल्ड वर्ड। अब यहाँ हमारा स्पेलिंग्स वाला सेशन स्टार्ट हो गया। तो आपको यहाँ मिस स्पेल्ड जो वर्ड है उसे पता करना है, उसे बताना है। सो यहाँ 4 वर्ड है गाइज। तो यहाँ आपको आंसर में ही दिख गया होगा डी इररिलेवेंट, यहाँ पर आपका मिस स्पेल्ड है, बाकी सब सही है, आंसर लिखा हुआ डी। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ऑडेसियस, ऑस्पिशियस, क्रेडुलस एंड कैप्रिसियस। तो यहाँ पर आपका मिस स्पेल्ड वर्ड है कैप्रिसियस। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, वोल्टेज, कॉलेज, वॉइस एंड कैबिज। यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे वॉइस, क्योंकि वॉइस में ना ईजी दे रखा है, जबकि होता क्या है ए जे ई होता है लास्ट में। सो आपका सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, लेजिबल, कम्युनिकल, इनकॉरिजिबल, एलिजिबल, तो सभी सही हैं एक्सेप्ट बी के, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, फॉरफिटेड, कंसीव्ड, अचीव्ड, रिलीव्ड, तो आपको साफ दिख रहा है यहाँ पे अचीव्ड की स्पेलिंग बिल्कुल गलत दे रखी है। द सिनोनियम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। अब यहाँ सिनोनियम आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 11, ऑडियम। ऑडियम का सिनोनियम बताना है। इसका सिनोनियम हो जाएगा सी, पब्लिक सेम। पब्लिक सेम हो जाएगा, ऑडियम का मतलब पब्लिक शेम होता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, ड्रूपी मीन्स, ड्रूपी का मतलब होता है डिजेक्टेड। सो आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, यूबिक्विटस मीन्स, यूबिक्विटस का क्या मतलब होता है। सो यूबिक्विटस का मतलब होता है, और डी आपका सही हो जाएगा, सीमिंग टू बी एवरीवेयर एट द सेम टाइम, जो हर जगह व्याप्त है। या सिनोनियम है, एक हो जाएगा ओमनी प्रेजेंट, उसका मतलब भी वही होता है यूबिक्विटस। क्वेश्चन नंबर 14, आई वॉज डिसअपॉइंटेड नॉट टू सी एनी प्ले व्हाइल आई वॉज दिल्ली। जब मैं दिल्ली में था तो मैं प्ले नहीं देख पाया, तो इसका आंसर देखिए क्वेश्चन नंबर 14 का। तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी वाला, हैविंग गॉन हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 15, द मस्कुलाइन जेंडर ऑफ रॉ का मस्कुलाइन जेंडर आपको बताना है। सो ये हार्ट हो जाएगा, डी इज़ राइट ईयर। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, ऑसिलेट मीन्स क्या होता है। सो आपका ऑसिलेट मीन्स होता है वाइब्रेट करना, हिलना। क्वेश्चन नंबर 17, पैकीडर्म का क्या मतलब होता है। तो पैकीडर्म मीन्स होता है एक थिक स्किन एनिमल, एक ऐसा एनिमल जिसकी चमड़ी मोटी होती है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, चूज़ द करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम कॉम्प्लेक्स टू सिंपल। आपको यह कॉम्प्लेक्स सेंटेंस से सिंपल कॉम्प्लेक्स सेंटेंस दिया हुआ है, जिसको सिंपल में कन्वर्ट करना है। सो लॉन्ग एज देयर इज़ लाइफ देयर इज़ होप, लाइफ एंड होप आर इनसेपरेबल। ये वाला सिंपल सेंटेंस है, आपका ये आंसर करेक्ट हो जाएगा, बी इज़ करेक्ट हेयर। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, चूज़ द करेक्ट वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। आई एम पुलिंग डाउन द ओल्ड हाउस, यानी आपको वॉइस चेंज करना है इसका, आई एम पुलिंग डाउन द ओल्ड हाउस। अच्छा, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 20, द ऑर्गेनाइजर्स विल एग्जिबिट द पेंटिंग्स टिल द एंड ऑफ द मंथ। यस, इसका आपको वॉइस चेंज करना है, तो ये हो जाएगा आपका द पेंटिंग्स will be exhibited, ये D is correct here, the paintings will be exhibited by the organizer till the end of the month। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21, द पार्ट ऑफ ए गवर्नमेंट विच इज़ कंसर्न विद मेकिंग ऑफ रूल्स, यानी कि गवर्नमेंट का कौन सा पार्ट है जो नियम और कानून बनाता है। तो ये लेजिस्लेचर होता है, व्यवस्थापिका जिसको कहते हैं, व्यवस्थापिका ही कानून निर्माण का काम करता है। क्वेश्चन नंबर देखिए 22, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट वन है। तो ही कंपेंसेटेड द लॉस टू मी, ही कंपेंसेटेड मी फॉर द लॉस।
सो आपका सी इज़ करेक्ट आंसर, सी इज़ करेक्ट वन, करेक्ट हो जाएगा आपका सी। क्वेश्चन नंबर 23, whenever my students come across new words I ask them to look for them in the dictionary। तो मैं उनको बोलता हूँ कि डिक्शनरी में देखें इनको। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर लुक एट, टू लुक देम अप, बी इज़ करेक्ट हेयर। क्वेश्चन नंबर 24, पुटिंग ऑफ फॉर टुमारो इज़ कॉल्ड, पुटिंग ऑफ टुमारो इज़ कॉल्ड, इसका क्या मतलब होता है? सो इसका मतलब हो जाएगा यहाँ पर प्रोकास्टिनेशन, यानी कि पुटिंग ऑफ का मतलब होता है कैंसिल करना की चीज़, किसी चीज़ को या टालना। सो प्रोकास्टिनेशन हो जाएगा रद्द करने से यहाँ पर मतलब है। पुटिंग ऑफ का मतलब होता है कैंसिल करना। सो प्रोकास्टिनेशन इज़ करेक्ट हेयर। क्वेश्चन नंबर 25, हैव यू द डोर टाइट। सो आपको यहाँ पर वर्ब फिल करनी है, कौन सी वर्ब यहाँ पर सही हो जाएगी? तो आपका सही हो जाएगा सी, यहाँ पर सर्ट आएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, ही डैश द कॉलेज लास्ट ईयर, यानी यहाँ पे आपको सही करेक्ट जो वर्ब है उसको फिल करना है। कैन लीव होगा, हैज़ लेफ्ट होगा या विल लीव होगा। इन चारों में से आपको एक सही ऑप्शन यहाँ पर लगाना है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा लेफ़्ट, क्योंकि यहाँ पे ये जो टेंस है ये पास्ट इंडेफिनेट का है, लास्ट ईयर लगा हुआ है यहाँ पर। तो कैन लीव हम लगा नहीं सकते, हैज़ लेफ्ट भी नहीं होगा, विल लीव भी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 27, दिस पार्टिकुलर प्रॉब्लम डैश अस फॉर ए लॉन्ग टाइम नाउ। ये जो पार्टिकुलर प्रॉब्लम है ये काफ़ी लंबे समय से हमारे यहाँ चल रही है। तो आपका यहाँ पे हो जाएगा हैज़ बीन, ए इज़ करेक्ट हियर। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, द प्रैक्टिस ऑफ मैरिंग मोर देन वन वाइफ एट ए टाइम इज़ कॉल्ड, यानी कि ऐसी प्रैक्टिस मतलब शादी करने की ऐसी प्रथा जो एक से अधिक हो, जैसे एक टाइम पर एक से अधिक शादी करने की प्रथा को क्या कहा जाता है? ये है यहाँ पर आंसर। तो इसको कहा जाता है पॉलीगैमी। कई सारी शादी करने की प्रथा को पॉलीगैमी कहते हैं। सो सी इज़ करेक्ट हियर। क्वेश्चन नंबर 29, ही एक्सपेक्टेड अस टू ऑफर हिम द जॉब। इसको आपको चेंज करना है, ये वॉइस है, वॉइस में चेंज करना है। तो आपका हो जाएगा ही एक्सपेक्टेड टू बी ऑफर्ड ए जॉब, बी इज़ करेक्ट हियर। क्वेश्चन नंबर 30, चेंज द वॉइस, यहाँ पर भी वॉइस चेंज करना है। द पीएम वॉज टू हैव ओपन, द पीएम वॉज टू हैव ओपन द ड्राई डॉक। तो आपको इसका पैसिव चेंज करना है। देखिए 4 ऑप्शन है इसमें से, ये आपका जो सही ऑप्शन है ये हो जाएगा, द ड्राई डॉग वाज टू हैव बीन ओपन बाय द पीएम। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, व्हाट इज़ द करेक्ट टर्म फॉर द स्टेटमेंट गिवन बिलो। ए प्लेस, यानी आपको करेक्ट टर्म बताना है इस फ्रेज के लिए। ए प्लेस दैट प्रोवाइड रिफ्यूज़, यानी ऐसा प्लेस जहाँ रिफ्यूज़ी को शरण दी जाती है, यानी कि रिफ्यूजियों को रखा जाता है, उस प्लेस को हम क्या कहेंगे? तो उसको कहेंगे हम एसिलम, एसिलम कहेंगे। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है ये। 32 क्वेश्चन नंबर, द बिल्डिंग्स इन चंडीगढ़ आर मोर ब्यूटीफुल दैन। यहाँ पर आपको कौन सा ऑप्शन सही आएगा? यहाँ कंपैरिजन हो रहा है, तो दिस आएगा, दिस ऑफ दिल्ली, दीज ऑफ दिल्ली होगा, या दैट इन दिल्ली, या दोज ऑफ दिल्ली होगा। तो यहाँ पर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, दोज ऑफ दिल्ली होगा। दिस और दीज तो वैसे भी नहीं आएगा, क्योंकि ये पास की चीज़ों के लिए होता है और दिस सिंगुलर के लिए होता है, तो ये तो वैसे भी नहीं आएगा। यहाँ छत्तीसगढ़ और ये दिल्ली की बात हो रही है, तो दैट या दोज में से एक आएगा। तो दैट इसलिए नहीं आएगा क्योंकि ये सिंगुलर नहीं है, और दोज आएगा क्योंकि ये प्लूरल है। ठीक है, क्योंकि बिल्डिंग्स की बात हो रही है, तो दोज ऑफ दिल्ली हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 33, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज़ करेक्ट वन, यानी इनमें से कौन सा सेंटेंस करेक्ट है आपको ये बताना है। आई केम हेयर विद ए व्यू टू मीट हिम, आई केम हेयर विद ए व्यू टू मीटिंग हिम। तो आपका बी वाला यहाँ पर सही हो जाएगा, आई केम हेयर विद ए व्यू टू मीटिंग हिम। बाकी सारे यहाँ पर गलत हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 34, आई एम फेड विद यू। इसका क्या होगा? आई एम फेड ऑफ यू या आई एम फेड अप विद यू। तो यहाँ पे इसका बी वाला सही हो जाएगा, आई एम फेड अप विद यू। क्वेश्चन नंबर देखिए 35, दैट विच कैन नॉट बी चेंज्ड। जो जिसे चेंज ना किया जा सके उसको क्या बोलेंगे? इररिलीवेंट बोलेंगे या
इरिवोकेबल बोलेंगे। सो आपका ए वाला करेक्ट हो जाएगा। इरिवोकेबल कहते हैं जो कभी जिसे चेंज नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर देखिए 36, चेंज द नरेशन ऑफ द फॉलोइंग। द टीचर सैड गांधी वॉज बॉर्न इन इंडिया। टीचर ने कहा कि गांधी जी जो है पैदा हुए थे कहाँ, इंडिया में। तो ये सिंपल है बहुत, ये हो जाएगा आपका टीचर सैड, दैट से कनेक्ट हो जाएगा। गांधी जी वॉज, जो हमारा वॉज होता है पास्ट, ये जो कंटिन्यूस हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में हो जाएगा। तो हमारा ये पहला वाला ही सही हो जाएगा। द टीचर सैड दैट गांधी जी हैड बीन बॉर्न इन इंडिया। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, टीचर सैड टू द स्टूडेंट वाई डू यू डिस्टर्ब द क्लास। टीचर ने स्टूडेंट से पूछा वाई, तुम इस डिस्टर्ब क्यों करते हो क्लास को। तो जब इस इंट्रोगेटिव है ना, ये वाई से स्टार्ट हो रहा है तो इंट्रोगेटिव है, तो ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब सैड टू चेंज हो जाएगा आस्क्ड में। तो टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट वाई ही डिस्टर्ब द क्लास, ये इस तरीके से बन जाएगा। देखिए आपका ऑप्शन डी वाला यहाँ करेक्ट हो जाएगा। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट सी वाला सही हो जाएगा, वाई ही डिस्टर्ब द क्लास, क्योंकि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करते हैं ना। ठीक है, नेक्स्ट है 38, रीता सैड टू मी विल यू लैंड मी दिस क्लासिक। सो आपका आंसर हो जाएगा रीता आस्क्ड मी if I would lend her that classic. So A is correct here. Question number 39, the lady said to the servant, if you don't wash the cloth properly I will dismiss you. मैं तुम्हें, अगर तुम अच्छे से कपड़े नहीं धोगी तो मैं तुम्हें डिसमिस कर दूंगी। आपका इसका आंसर देखिए, इसका आंसर आपको बताना है 4 ऑप्शन में से। सो ए इज़ करेक्ट हेयर। द लेडी वॉन्ट द सर्वेंट दैट शी वुड डिसमिस हर इफ़ शी डिड नॉट वॉश द क्लॉथ प्रॉपरली। सो यहाँ पर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखना, देयर आर सेरेमनीज गोइंग ऑन ही सैड टू मी। तो आपका ए वाला ही यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ही टोल्ड मी दैट देयर वर सेरेमनीज गोइंग ऑन। क्वेश्चन नंबर 41, इन विच प्ले ऑफ शेक्सपियर इज देयर ए ट्रिब्यूट टू मार्लो एज द डैड सेफर्ड। कौन से प्ले में मार्लो को उन्होंने डैड सेफर्ड अपना डेडिकेट किया है मार्लो को, शेक्सपियर ने। सो एज यू लाइक इट यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 42, पोइट्री इज़ द नोबल एंड प्रोफाउंड एप्लीकेशन टू आइडियाज़ ऑफ लाइफ। पोइट्री क्या है, नोबल एंड प्रोफाउंड एप्लीकेशन है किसकी, आइडियाज़ की। पोइट्री एक प्रोफाउंड नोबल एंड प्रोफाउंड एप्लीकेशन है आइडियाज़ की, ऑफ ज़िंदगी के आइडियाज़ की। ये किसने डेफिनेशन दी है पोइट्री के बारे में। सो दिस इज़ ए फेमस डेफिनेशन कोटेड बाय आर्नोल्ड, मैथ्यू आर्नोल्ड ने ये डेफिनेशन दी थी। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, इन विच प्ले ऑफ शेक्सपियर वी हैव द करेक्टर हीरो। कौन से प्ले में, शेक्सपियर के कौन से प्ले में हम मिलते हैं, एक करेक्टर है हीरो नाम की करेक्टर है, उससे हम मिलते हैं कौन से प्ले में। सो दिस प्ले इज़ मच एडो अबाउट नथिंग। इसमें एक हीरोइन, इसकी हीरोइन का नाम है हीरो। लगता तो ये मेल जैसा है कि हीरो कोई लड़का होगा, बट सी इज़ ए गर्ल है, वो लड़की है, नॉट अ लड़का। क्वेश्चन नंबर 44, मर्चेंट ऑफ वेनिस बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग लिटरेरी फॉर्म्स। यानी कि जो मर्चेंट ऑफ वेनिस प्ले है शेक्सपियर का, वो उसकी जॉनर मतलब वो उसकी लिटरेरी फॉर्म क्या है, तो वो एक ट्रेजी कॉमेडी है। तो सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ट्रेजी कॉमेडी का मतलब यानी कि आधी कॉमेडी और आधी ट्रेजेडी, जिसमें दोनों के गुण समाहित होते हैं, ट्रेजेडी के भी और कॉमेडी के भी, उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रेजी कॉमेडी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, देयर इज ए सोल ऑफ गुडनेस इन थिंग्स इविल वुड मैन देयर इज ए सोल ऑफ गुडनेस इन थिंग्स इविल वुड मैन ऑब्जर्विंगली डिस्टिल इट आउट, हु हैज़ रिटन इट। किसने ये लिखा, ये लाइन्स जो हैं फेमस लाइन है, किसके द्वारा बोली गई हैं।
तो आपका आंसर हो जाएगा विलियम शेक्सपियर के द्वारा ये लाइन्स बोली हुई हैं। सी इज़ करेक्ट हेयर। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, हु इज़ सेंट एनी इन द 12th नाइट। सेंट एनी कौन है 12th नाइट में? तो आपका आंसर हो जाएगा ए, मदर ऑफ वर्जिन मैरी। क्वेश्चन नंबर 47, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डोमिनेंट थीम ऑफ शेक्सपियर फेमस प्ले किंग लियर। यानी जो किंग लियर प्ले है उसकी डोमिनेंट थीम क्या रही? फिलियल इनग्रेटिट्यूड, ये उसकी डोमिनेंट थीम है। ज्वेलसी तो ओथेलो की थी, और रिवेंज हैमलेट। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, हु इज़ द ड्यूक ऑफ इलेरिया। इलेरिया का राजा कौन है इन द प्ले 12th नाइट। 12th नाइट में जो इलेरिया है उसका राजा कौन है? तो ऑर्सनो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ऑर्सनो ड्यूक ऑफ इलेरिया। क्वेश्चन नंबर 49, हु इज़ द सर्वेंट ऑफ ओलिविया इन 12th नाइट। ओलिविया का सर्वेंट कौन है 12th नाइट में, क्या नाम है उसका? मालवोलियो। क्वेश्चन नंबर 50, हु ओपाइंस देयर नाइदर इज नॉर कैन बी एनी इसेंशियल डिफरेंस बिटवीन द लैंग्वेज ऑफ प्रोज एंड मेट्रिकल कंपोजिशन। ये किसकी डेफिनेशन है, किसने दी है? सो ये डेफिनेशन दी गई है वर्ड्सवर्थ के द्वारा, डेफिनेशन बाय वर्ड्सवर्थ। ए इज़ करेक्ट हेयर। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, इन विच पोइम्स ऑफ वर्ड्सवर्थ वंस मैंसन्ड। किस पोएम में वर्ड्सवर्थ की वंस को मैंसन किया गया है? सो ये पोएम है रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस, एंड अनदर टाइटल ऑफ दिस पोएम लीच गैदरर। क्वेश्चन नंबर 52, जॉन वाइक्लिफ इज कॉल्ड। जॉन वाइक्लिफ को क्या कहा जाता है? सो द मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन। इनको मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन बोला जाता है क्योंकि इन्होंने रिफॉर्मेशन जो मूवमेंट चला था इंग्लैंड में उसमें इन्होंने बहुत ज़्यादा योगदान दिया था, और इनफैक्ट शुरुआत ही इन्होंने करी थी। क्वेश्चन नंबर 53, हाउ मैनी बुक्स वॉज पब्लिश्ड पैराडाइज लॉस्ट ओरिजिनली डिवाइडेड। कितनी सारी बुक्स कितनी बुक्स में ये ओरिजिनली डिवाइडेड है? सो दिस इज़ डिवाइडेड इन 10 बुक्स ओरिजिनली। बाद में इनका जो सेकंड एडिशन आया था इन 1674, तब इसको 12 बुक में पब्लिश कराया गया था। सो जब ओरिजिनल ये जब पब्लिश हुआ था तो ये 10 बुक में ही आया था, जब ये 1667 में पब्लिश हुआ था, इन 1667 तब 10 बुक में आया। उसके बाद 1674 में ये 12 बुक में आया। क्वेश्चन नंबर देखिए 54, विच इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रोज वर्क बाय मिल्टन। मिल्टन का कौन सा सबसे इम्पोर्टेंट प्रोज वर्क माना जाता है? सो एरियोपोजिटिका इज़ कंसीडर्ड एज ए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रोज वर्क बाय मिल्टन, जो कि आया था 1644 में। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 55, हु रोड द फॉलोइंग लाइन अबाउट मिल्टन, ही इज़ एडमिरेबल एज वर्जिल एंड दंते। वो उतने ही एडमिरेबल हैं जैसे वर्जिल एंड दंते। किसने लिखी हैं लाइन्स उनके लिए? सो दीज लाइन्स बाय आर्नोल्ड। क्वेश्चन नंबर 56, मिल्टन इज़ अनडाउटेडली द फर्स्ट आर्किटेक्ट ऑफ स्टाइल एंड डिक्शन इन इंग्लिश लैंग्वेज। इट वॉज ए कमेंट। ये कमेंट था बाय किसके द्वारा किया गया? मैक वॉटसन के द्वारा कमेंट किया गया मिल्टन पर कि वो एक आर्किटेक्ट हैं स्टाइल के और डिक्शन के इन इंग्लिश लिटरेचर। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, क्वेश्चन नंबर 57, इन विच ईयर गाल्सवर्दी रिफ्यूज्ड द ऑफर ऑफ ए नाइटहुड। यानी नाइटहुड का उन्हें ऑफ़र मिला था जिसको उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया। कौन सी ईयर में मिला था? तो ये 1917 में उन्हें मिला था ये, और कुछ बुक्स में ये 1918 में भी देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 58, लिटरेचर इज़ इट्स ओन रिवॉर्ड, हु सैड। किसने कहा है ये कि लिटरेचर ओन रिवार्ड है अपना? तो ये गाल्सवर्दी हैं, इन्होंने कहा है। डी इज़ करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 59, देयर इज़ नथिंग दैट गिव्स मोर करेज दैन टू सी द आयरनी ऑफ थिंग्स। वेयर डज दीज लाइन्स अपीयर? सो दीज लाइन्स आर अपीयर्स इन द पिजन, a play by Galsworthy which came in 1912 में आया था। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए,
द लिटिल मैन रिटन बाई गाल्सवर्दी, गाल्सवर्दी के द्वारा लिखा गया है। क्या है? एक पोएम है, नोवेल है, एक्ट 2 एक्ट प्ले है या 1 एक्ट प्ले है? ये 1 एक्ट प्ले है, 1 एक्ट प्ले है बाई गाल्सवर्दी। क्वेश्चन नंबर 61, इन लॉयल्टीज़ मेबल इज़ द वाइफ ऑफ। इन लॉयल्टीज़ में मेबल किसकी वाइफ है? लॉयल्टीज़ में मेबल किसकी वाइफ है? सो मेबल इज़ द वाइफ ऑफ डैंसी। ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, द करेक्टर ऑफ रॉबिन हुड, रॉबिन हुड इन बेलार्ड इज़ प्रेजेंटेड। जो करेक्टर है रॉबिन हुड, ये किस तरीके का दिखाया गया है? As a friend of the rich and the enemy of the poor, as a incarnation of God, as a friend of the poor and फ्रेंड्स, ये सी वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। ये एक फ्रेंड दिखाया गया गरीबों का और एनिमी ऑफ द रिच। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, इन लाइन 12 ऑफ बुक फर्स्ट ऑफ पैराडाइज लॉस्ट मिल्टन रेफर्स टू द ऑरेकल ऑफ गॉड इट इज़, है ना। 12 लाइन्स में जो मिल्टन है रेफ़र करते हैं ऑरेकल ऑफ गॉड को इन पैराडाइज लॉस्ट की बुक फर्स्ट में। तो ये क्या है? टेम्पल एट जेरूसलम है, टेम्पल ऑफ कैमस है, क्या चीज़ है ये? सो आपका ए करेक्ट हो जाएगा। ऑरेकल ऑफ गॉड का जो रेफरेंस है वो टेम्पल ऑफ जेरूसलम के लिए है। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, विच इज़ द सेकेंड अर्लीस्ट इंग्लिश ट्रेजेडी इन ब्लैंक वर्स, यानी कि फर्स्ट हमारी इंग्लिश ट्रेजेडी तो आपको पता होगा गार्बो डक है, गार्बो डक, और जो कि लिखी थी थॉमस नॉर्टन और सेकबिली के कोलैबोरेशन से लिखी गई थी। यहाँ पर है ना सेकंड ट्रेजेडी पूछी गई है आपसे, आपको सेकंड ट्रेजेडी बतानी है इन ब्लैंक वर्स। तो ये आपका हो जाएगा किंजे जॉन इन 1548 बाई जॉन वेले। ये आपकी सेकंड ट्रेजेडी हो गई इन ब्लैंक वर्स इन इंग्लिश लिटरेचर की। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, आई एम अ सिटीजन ऑफ नो मीन सिटी, आई एम अ सिटीजन ऑफ नो मीन सिटी का आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच अप्लाइड हेयर इन दिस एग्जाम्पल। आपको इसमें फिगर ऑफ स्पीच को मतलब आइडेंटिफाई करना है। तो ये इसमें फिगर ऑफ स्पीच हो गया लिटोटस। ये एक अंडर स्टेटमेंट होता है जो नेगेटिव स्टेटमेंट के अंदर एक स्ट्रॉन्ग अफर्मेटिव सेंटेंस होता है। इसका मतलब जैसे कि आई एम ए सिटीजन ऑफ नो मीन सिटी, मतलब मैं एक तुच्छ शहर का निवासी नहीं हूँ, सिटीज़न नहीं हूँ। इट मीन्स क्या कि आई एम ए गुड सिटी से बिलोंग करता हूँ। ये हाँ इसका मतलब हो गया। क्वेश्चन नंबर देखिए 66, विच इज़ मिल्टन्स पोइटिक ड्रामा ऑन ग्रीक पैटर्न। कौन सा पोइटिक ड्रामा मिल्टन ने लिखा है ऑन ग्रीक पैटर्न? सो इट इज़ सैमसन एगोनिस्ट विच केम इन 1671। ये एक ग्रीक पैटर्न पर बेस्ड है। फिलअप टू मी द मीनेस्ट फ्लावर दैट ब्लोज कैन गिव डैश दैट डू ऑफन लाइफ। इसमें क्या आएगा? फिलअप करना है आपको। सो इसमें ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, थॉट। और ये लाइंस ली गई हैं इमॉर्टलिटी ऑड से बाई विलियम वर्ड्सवर्थ। क्वेश्चन नंबर 68 देखिए, विसियस। तो विसियस का यहाँ पर सब्स्टिट्यूट ऑप्शन हो जाएगा आंसर आपका प्रेज। यहाँ पर कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दिया गया, आप देख सकते हैं क्वेश्चन 8 में डायरेक्ट बस विसियस लिख दिया है। अब इसका कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है तो आपको अपने आप आइडिया लगाना है कि अपोजिट ही पूछा होगा, क्योंकि बाकी सारे सिमिलियर हैं। तो प्रेज हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 69, गिव द एंटोनियम ऑफ एबोमिनेट। आपको एबोमिनेट का एंटोनियम बताना है। एंटोनियम तो एबोमिनेट का जो एंटोनियम है वो हो जाएगा लव, क्योंकि एबोमिनेट का मतलब होता है हेट, लॉथ, घृणा करना बेसिकली। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, द कंप्लीट टाइटल ऑफ शेक्सपियरियन ट्रेजेडी हैमलेट इज। कंप्लीट टाइटल बताना है आपको शेक्सपियरियन ट्रेजेडी का, हैमलेट का। सो द ट्रेजेडी ऑफ हैमलेट प्रिंस ऑफ डेनमार्क, ये इसका कंप्लीट टाइटल हो गया। तो आपका सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 71 क्वेश्चन नंबर, विच वर्ड इज अपोजिट इन मीनिंग टू हाइपोथेटिकल। हाइपोथेटिकल का अपोजिट मीनिंग कौन सा है? तो आपको पता है कि हाइपोथेटिकल जो है इमेजिनरी
स्टेटमेंट होता है, यानी कि जो वास्तविक नहीं है उसको हम हाइपोथेटिकल कहते हैं। तो इसका अपोजिट हो जाएगा सी एक्चुअल, जो कि वास्तविक होता है। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए, इट इज़ कस्टमरी सर्टेन ट्राइब्स टू सेक्रीफाइस एनिमल टू द गॉड्स। तो यहाँ पर आपको सही प्रीपोजिशन भरना है। तो सही प्रीपोजिशन आपका हो जाएगा यहाँ पर 4। सो ए इज़ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 73, ही स्टूप्ड डैश ब्रेवरी। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे 2, बी इज़ करेक्ट हियर। क्वेश्चन नंबर 74, आई कैन नॉट प्रीटेंड टू हैव अ थ्रो नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट। सो आपका आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा ए, 2 आएगा यहाँ पर। ये सारी प्रीपोजिशन के एग्जाम्पल हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए क्वेश्चन नंबर 75, इट इज़ नॉट प्रॉपर डैश यू टू बिहेव लाइक दिस। तो इसमें आपको सही प्रीपोजिशन भरना है। तो यहाँ पर इट इज़ नॉट प्रॉपर फॉर यू, ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है इस तरीके से बिहेव करना। सो आपका ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 76, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन आफ्टर पंचुएटिंग द फॉलोइंग सेंटेंस। यानी आपको यहाँ पंचुएशन मार्क्स वाले सेंटेंस को, सही सेंटेंस को लगाना है टिक। तो सेंटेंस देखिए, न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्टिंग फिल्स द एयर विद रेडियो एक्टिव डस्ट एंड लीव्स मैनी एरियाज अनइनहैबिटेबल फॉर सेंचुरीज। तो आपको सही ऑप्शन इसका देखना है। ए है एक, तो यहाँ पर ए वाला पढ़ लीजिए, न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्टिंग फिल्स द एयर विद रेडियो एक्टिव डस्ट एंड लीव्स मैनी एरियाज अनइनहैबिटेबल फॉर सेंचुरीज। इसमें तो कोई पंचुएशन मार्क लगा ही नहीं है। बी वाला देखिए, न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्टिंग फिल्स द एयर विद रेडियो एक्टिव डस्ट एंड लीव्स मैनी एरियाज अनइनहैबिटेबल फॉर सेंचुरी। यहाँ फुल स्टॉप लगा हुआ है, केवल ये बी वाला सही है क्योंकि इसमें ज़रूरत ही नहीं थी और कहीं पंचुएशन मार्क्स की, फुल स्टॉप ठीक थे बस लास्ट में। क्वेश्चन नंबर 77, टू हैव अ मंकी ऑन योर बैक मीन्स, यानी कि तुम्हारे बैक पर क्या है, मंकी होना। इसका मतलब क्या हुआ, इडियम फ्रेजेज है ये देखिए इसका आंसर। टू गिव ग्रेट इंपॉर्टेंस टू लिटिल थिंग्स, टू गेट इन टू ट्रबल, टू बी डिपेंडेंट ऑन ड्रग्स। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन डी हो जाएगा, टू बी डिपेंडेंट ऑन ड्रग्स। यानी कि जो डिपेंडेंट होता है ड्रग्स पर, उसको कहते हैं कि पीठ पर क्या है, तुम्हारे मंकी है। क्वेश्चन नंबर 78, फिट लाइक ए ग्लोव मीन्स, यानी कि कैसा फिट है, जैसे कि ग्लोव फिट है। यानी कि जब आपके हाथ में ग्लोव कैसे आता है, एकदम से फिट आता है हाथ में जब आप ग्लोव पहनते हैं। तो इसका इडियम क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, फिट एग्जैक्टली, क्योंकि ग्लोव्स आपके एकदम फिट होते हैं ना, इसलिए ऊपर से ही देखकर ही पता चल रहा है कि इसका मीनिंग ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79, फायर इन योर बैली मीन्स, यानी कि फायर योर वैली, अपनी वैली में क्या करना है, फायर करना है। तो इसका क्या मतलब है, तो आपका यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा, पावरफुल सेंसेशन ऑफ एम्बिशन, महत्वाकांक्षी होना बहुत ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर 80, ब्लड स्वीट एंड टीयर मीन्स, यानी कि कोई इंसान ब्लड, खून, पसीना बहा रहा है, इसका क्या मतलब हो रहा है, तो वो क्या कर रहा है, अनस्टिंक्टिंग एफर्ट कर रहा है, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है। तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 81, कॉक ए स्नूक, इसका कौन सा आंसर होगा, ओपनली शो कंटेम्प्ट, टू डिसरिगार्ड टोटली, टू टर्न वंस ईयर टूवर्ड्स समबडी, अनेबल टू लिसन टू। तो यहाँ पर आपका सही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा टू डिसरिगार्ड टोटली, बिल्कुल डिसरिगार्ड मतलब सम्मान ना करना। क्वेश्चन नंबर 82, न्यू क्रिटिक्स फॉरवर्ड द आइडिया, न्यू क्रिटिक्स ने क्या आइडिया फॉरवर्ड किया, ऑफ द हर्सी ऑफ पैराफ्रेज। इस फ्रेज का क्या था, किसने इसको फॉरवर्ड किया था इस फ्रेज को, तो आपका आंसर हो जाएगा क्लिंट ब्रुक्स। ये क्लिंट ब्रुक्स थे जिन्होंने ये फ्रेज दिया। क्वेश्चन नंबर 83 देखिए, आइडेंटिफाई द इम्पोर्टेंट थिएटर्स ऑफ द एलिजाबेथन पीरियड, यानी कि इम्पोर्टेंट थिएटर बताना है आपको एलिजाबेथन पीरियड का। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, पिकॉक है, ग्लोब है, स्वान है, ग्रांड है। तो द राइट कॉम्बिनेशन अकॉर्डिंग टू द कोड,
यानी A एंड B, B एंड D, B एंड C, A एंड D, यानी कि आपको कोड बताना है क्योंकि इनमें से कोई दो सही है। तो एक तो आपका B सही हो जाएगा क्योंकि ग्लोब थिएटर बहुत फेमस था, आपको पता होगा। जो शेक्सपियर के प्ले ओनर थे इसके, वो पार्टली हाफ ओनर थे और उनके मोस्टली जो फेमस प्ले सब इसी में परफॉर्म होते थे, आज भी हो रहे हैं, आज भी होते हैं। और एक था स्वान। तो ये दो थे, तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, B एंड C। तो यहाँ पर B आंसर आपका हो जाएगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर देखिए 84, अरेंज द फॉलोइंग प्लेज ऑफ शेक्सपियर अकॉर्डिंग टू देयर पीरियड्स अर्ली मिडिल लेट ऑफ कंपोजिशन। यानी कि यहाँ पे आपको शेक्सपियर के प्लेस को एक उसमें ऑर्डर में लगाना है क्योंकि उनके जो प्लेस थे वो 3 कैटेगरी में कैटेगराइज किए जाते हैं, अर्ली प्लेस, मिडिल प्लेस एंड लेट प्लेस। ठीक है, सो देखते हैं उनके प्लेस को। तो आपका जो ऑर्डर है यहाँ पे ये C वाला सही हो जाएगा। तो सही आंसर है वो हो जाएगा C, लव लिवर लॉस्ट, मिडसमर नाइट ड्रीम, फिर आया उसके बाद आया एज यू लाइक इट, क्योंकि लव लिवर लॉस्ट आया था 1594 में। ठीक है, लव लिवर लॉस्ट आया 1594 में, मिडसमर नाइट ड्रीम आया 1595 में, और एज यू लाइक इट आया 1599 में, एंड एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा आया 1600 में, 1607 में। द टेम्पेस्ट सबसे लास्ट में आया, ये आया इनका 1611 में। तो इसलिए आपका ये वाला C करेक्ट हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 85, हॉन्टेड कासल, स्ट्रेंज नॉइजेज एंड एक्सेप्टेंस ऑफ द सुपरनेचुरल विद ऑल इट्स ट्रैपिंग मार्क। ये जो ये बताए जा रहे हैं, ये जो टर्म्स हैं, ये कौन से फिक्शन में यूज़ होते हैं। सो गॉथिक फिक्शन यानी कि जो भूतिया नोवेल होते हैं ना, उसमें ये सारे टर्म्स यूज़ होते हैं, जिनमें भूत प्रेत, चुड़ैल और ये सारी चीज़ें होती हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 86, ड्यूरिंग द ईयर्स 1830 से 1850 द इल्यूजन ऑफ पीस ऑफ विक्टोरियन इंग्लैंड वॉज ब्रोकन, है ना, बाई सच इंसिडेंट। यानी कि जो पीस शांति थी वो विक्टोरियन एज में इंग्लैंड की, वो कैसे, कौन सी इंसिडेंट हुई, उससे भंग हो गई शांति। तो यहाँ पर एक इंसिडेंट क्या हुई थी, एक क्रीमन वार हुआ था, क्रीमन वार, द डिजास्टर ऑफ द इंडियन म्यूटिनी एंड द इनकम्पिटेंट बंगलिंग ऑफ द क्रीमन वार। सो आपका D यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। हु इज़ द ओनली वन ऑफ मिल्टन्स कंटेम्प्रेरीज टू बी मैंशनड बाई नेम इन पैराडाइज लॉस्ट। यानी ऐसे कौन से अकेले एकमात्र उनके कंटेम्प्रेरी हैं मिल्टन के, जिनका जिक्र उन्होंने पैराडाइज लॉस्ट में किया है। सो गैलीलियो हैं, यहाँ पे C आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 देखिए, द एरर ऑफ इंटरप्रीटिंग, एरर है इंटरप्रीटिंग ऑफ लिटरेरी वर्क में, है ना, एरर दिखाना, और बाई रेफरिंग एविडेंस आउटसाइड ऑफ इटसेल्फ सच एज द डिज़ाइन एंड पर्पस ऑफ द ऑथर इज कॉल्ड। क्या बोला जाता है ऐसे वर्क, ऐसी फॉर्म को इंटेंशनल फॉलोसी कहते हैं उसे। क्वेश्चन नंबर 89 देखिए, एन इंग्लिश पोइट कुड नॉट हेल्प द एक्साइटमेंट that an historical event caused in lifetime. Bliss was it in that down to be alive but to be young was very heaven. Which poet wrote down? यानी कि ये कोट है यहाँ पर, ये किस इंग्लिश पोइट ने बोली है। तो ये कोट है ना, ये यहाँ से आप पहचान गए होगे, ब्लिस वॉज इट, ये है ना उनकी जो फ्रेंच रेवोल्यूशन उन्होंने जो पोइम लिखी है उसमें से ये लाइंस ली गई हैं। तो ये विलियम वर्ड्सवर्थ की कोट है, द फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पर उन्होंने लिखी थी, विलियम वर्ड्सवर्थ। क्वेश्चन नंबर 90, हु अमंग द फॉलोइंग राइटर वाज नॉट द वन आइडेंटिफाई विद द मूवमेंट ऑफ द 1950s इंग्लैंड। यानी कौन से राइटर 1950s इंग्लैंड के मूवमेंट में शामिल नहीं है इनमें से। सो आपका आंसर हो जाएगा A, रॉय फुलर, ये नहीं है। बाकी डोनाल्ड डेवी हैं, फिलिप लार्किन हैं, किंग्सले एमिस हैं, ये सब हैं इस 1950s इंग्लैंड मूवमेंट में। क्वेश्चन नंबर 91 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट ए डायलैक्ट ऑफ ओल्ड इंग्लिश। यानी कि कौन सी इनमें से बोली नहीं है ओल्ड इंग्लिश, यानी पुरानी इंग्लिश की डायलैक्ट माने होती है बोली, यानी कि पुरानी जो इंग्लिश है उसकी बोली कौन सी नहीं है। सो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा इरिश,
इरिस डायलेक्ट नहीं है ओल्ड इंग्लिश में शामिल। बाकी नॉर्थ अमेरियन, कैंटेज, मर्सियन, ये सारी इसमें आती हैं। क्वेश्चन नंबर 92, द टर्म इन्वेक्टिव रेफर्स टू द अब्यूजिंग राइटिंग और स्पीच। ये जो टर्म है इन्वेक्टिव, ये किसको रेफ़र करता है? तो ये रेफ़र करता है, ये आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। एब्यूजिंग राइटिंग हो या स्पीच हो इन विच देयर इज हार्श डिनंसिएशन ऑफ सम पर्सन और थिंग। ठीक है, इसको एब्यूजिंग राइटिंग और स्पीच को डिनोट करता है इन्वेक्टिव। क्वेश्चन नंबर देखिए 93, विच अमंग द फॉलोइंग टाइटल सेट कोर्स फॉर एकेडमिक लिटरेरी फेमिनिज्म। ठीक है, तो ये सी वाला आपका आंसर सही हो जाएगा, ए रूम ऑफ वंस ओन। क्वेश्चन नंबर देखिए 94, व्हेन यू से, जब तुम कहते हो आई लव हर आइज, मैं उसकी आंखों से प्यार करता हूँ, हर हेयर, उसके बाल, हर नोज, हर चीक्स, हर लिप्स, यू आर यूजिंग अ रिटोरिकल डिवाइस। तो आप एक रिटोरिकल डिवाइस को यूज़ कर रहे होते हो उस टाइम। तो ये कौन सी रिटोरिकल डिवाइस होती है? सो आपका ए करेक्ट हो जाएगा, एनमरेशन। ठीक है, ए करेक्ट हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर देखिए 95, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द जनरल फीलिंग एक्सप्रेस्ड इन लिटरेचर ड्यूरिंग द लास्ट डिकेड ऑफ द एरा। सो आपका आंसर हो जाएगा ए, स्टडीड मेलंकली एंड एस्थेटिसिज्म। क्वेश्चन नंबर देखिए 96, विच ऑफ द फॉलोइंग वुमेन राइटर्स डिड नॉट रिसीव द नोबेल प्राइज। यानी कौन सी वुमेन राइटर ने नोबेल प्राइज रिसीव नहीं किया? सो सी इज करेक्ट हेयर, बूची एम ए चेता ने नोबेल प्राइज प्राप्त नहीं किया, बाकी सब ने किया। 97, हेमरेशिया मीन्स, हेमरेशिया तो सबको पता ही है, एरर ऑफ जजमेंट होता है ये, ट्रेजिक फ्लो इन अ करेक्टर। 98, जॉन सकलिंग बिलोंग टू द ग्रुप ऑफ। जॉन सकलिंग एक राइटर हैं जो बिलोंग करते हैं किस ग्रुप से? ये कैविलियर पोइट हैं। सो कैविलियर पोइट वाला ग्रुप जो है सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99, मॉडर्निज्म हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज बीइंग कंसर्न विद डिसएन्चेंटमेंट ऑफ आवर कल्चर विद कल्चर इटसेल्फ। हु इज़ द क्रिटिक? इसके क्रिटिक कौन है? सो लियोनेल ट्रिलिंग आपका आंसर सही हो जाएगा। इसके क्रिटिक हैं लियोनेल ट्रिलिंग। क्वेश्चन नंबर देखिए 100, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट ए मेंबर ऑफ स्क्रिबलर्स क्लब। यानी कि इस क्लब का मेंबर इनमें से कौन नहीं था? सो आपका आंसर हो जाएगा सी इज़ करेक्ट, जोसेफ एडिसन को इस क्लब का करेक्ट मेंबर नहीं माना जाता। क्वेश्चन नंबर 101, इज अ डैश इज अ थियोलॉजिकल टर्म ब्रॉट इनटू लिटरेरी क्रिटिसिज्म। यानी कि यहाँ पर डी वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 102, द टर्म गाइनोक्रेटिसिज्म वाज कॉइंड बाय। ये किस गाइनोक्रेटिसिज्म किसने कॉइंड किया है? सो एलने सॉल्टर, बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 103, द टर्म फ्लैशली स्कूल ऑफ पोइट्री। ये जो टर्म है ये किससे एसोसिएटेड है? तो ये एसोसिएट है प्री रैफेलाइट पोइट। ये ग्रुप था प्री रैफेलाइट ब्रदरहुड, इसका अनदर नेम है ये। क्वेश्चन नंबर देखिए 104, जॉनसन एडिशन ऑफ शेक्सपियर अपीयर्ड इन। ये जो जॉनसन्स हैं, सैमुअल जॉनसन, इनका एडिशन आया था ऑन शेक्सपियर, ये आया था 1765 में। क्वेश्चन नंबर 105, इन विच प्ले बाई शेक्सपियर डू वी फाइंड विडोड क्वीन क्वेश्चनिंग द असम्पशन ऑफ मेल पॉलिटिक्स। है ना, किस प्ले में हम विडोड क्वीन को देखते हैं? तो ये आपका बी वाला सही हो जाएगा, रिचर्ड थर्ड। क्वेश्चन नंबर 106, हीरोइक कपलेट इज ए पेयर ऑफ। हीरोइक कपलेट एक पेयर होता है, यानी कि कपल में होता है। वो कपल मीन्स क्या होता है? जोड़ा, यानी कि 2 लाइन का जोड़ा होता है हीरोइक कपलेट। तो उसका जो मीटर होता है वो क्या होता है? राइमिंग होता है वो।
अच्छा, ये हीरोइक क्वेश्चन नंबर 107 हीरोइक क्वाड्रेंट पूछा है यहाँ पे। तो हीरोइक क्वाड्रेंट भी आइम्बिक पेंटामीटर में होता है, लेकिन उसमें जो लाइंस होती हैं वो होती हैं 4, क्योंकि जो क्वाड्रेंट है ये 4 लाइन का होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा सी वाला, 4 लाइन स्टेंजा इन आइम्बिक पेंटामीटर। क्वेश्चन नंबर 108 देखिए। द विक्टोरियन पीरियड रेफर्स टू द रेन ऑफ क्वीन विक्टोरिया ऑफ इंग्लैंड ड्यूरिंग। जो विक्टोरियन पीरियड है वो कब से शुरुआत उसकी मानी जाती है? वो सिंहासन पे बैठी 1837 से, और 1837 से 1901 तक के पीरियड को माना जाता है विक्टोरियन पीरियड। क्वेश्चन नंबर 109। द एलिजाबेथन सेटलमेंट एस्टेब्लिश्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ एलिजाबेथ फर्स्ट। यानी एलिजाबेथन जो सेटलमेंट है, एलिजाबेथन सेटलमेंट स्थापित हुआ एलिजाबेथ फर्स्ट के काल मतलब राज्य में। तो यहाँ आपको ये पढ़ने, एंश्योर द सुप्रीमेसी ऑफ द चर्च ऑफ इंग्लैंड, और एक इनके काल में ये हुआ था, एक ये हुआ था ये थर्ड वाला, यानी कि 2 सही हो जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि पहला तो ये हुआ इनके जो एलिजाबेथन जो पीरियड है एलिजाबेथन फर्स्ट क्वीन का, उसमें 2 काम हुए थे। एंश्योर द सुप्रीमेसी ऑफ द चर्च ऑफ इंग्लैंड, यानी कि सुप्रीमेसी ऑफ द चर्च, यानी इंग्लैंड की जो चर्च थी ना उसको सुप्रीम स्थान दिया गया, यानी कि उसी का जो ऑर्डर है वो सर्वमान्य होगा। जैसे सुप्रीम कोर्ट का होता है ना हमारे देश में, इस तरीके से पहले वहाँ पर कैथोलिक चर्च की जो भी रूल्स रेगुलेशन थे वो चलते थे इंग्लैंड में, लेकिन एलिजाबेथन पीरियड आते आते ये चीज़ें यहाँ पर लागू हो गई थी, क्योंकि हेनरी 8 के टाइम से ही ये हो गया था, ये कानून लाए थे वो। और एक ये हुआ था allowed the extremer Protestant to be part of the Anglican Church। तो एक आपका ये हो गया था, उन्होंने प्रोटेस्टेंट को संरक्षण दिया था, यानी कि विरोध जो लोग कर रहे थे ना कैथोलिक चर्च का, उसको संरक्षण दिया था। तो ये 2 आपके कोड सही हो जाएंगे। और यहाँ पर कोड पूछा है एक्चुअली कि आपको कौन कौन सा बताना है। तो एक तो आपका पहला सही हो गया, एक हो गया आपका तीसरा वाला, तो 1st and 3 सही हो जाएगा। सो आपका आंसर हो जाएगा ए, 1st and 3 आर करेक्ट। चेंज द स्टूडेंट शुड हैव कंप्लीटेड द टास्क, ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 111। ही वॉज कॉट बाई द पुलिस फॉर लिटरिंग अप द स्ट्रीट। ही वॉज कॉट, वो पकड़ा गया किसके द्वारा? पुलिस के द्वारा। यानी कि आपको समझ में आ गया होगा कि यह एक पैसिव स्ट्रक्चर है, तो आपको इसे चेंज करना है एक्टिव में, एक्टिव में चेंज करना है। तो इसका एक्टिव कौन सा होगा? इसमें से एक्टिव बनेगा यहाँ पे आपका सी वाला सही हो जाएगा। द पुलिस कॉट हिम फॉर लिटरिंग अप द स्ट्रीट, द पुलिस कॉट हिम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए 112। लेट द विंडो बी ओपन, ये भी पैसिव है, लेट द विंडो बी ओपन। तो इसका सही एक्टिव हो जाएगा ओपन द विंडो, खिड़की खोलो। क्वेश्चन नंबर 113। आई आस्क्ड हर व्हाट हर प्रॉब्लम वॉज, मैंने उससे पूछा था कि उसकी क्या प्रॉब्लम थी, बट शी डैश क्वाइट, लेकिन वो क्या रही? शांत रही। तो आपको इसमें फिल इन द ब्लैंक्स भरना है, तो आपका ए आ जाएगा यहाँ पे, कैप्ट, शी केप्ट क्वाइट, वो शांत रही। क्वेश्चन नंबर 114। दे डैश क्लोज टू हिटिंग ईच अदर, है ना, तो इसमें आपका ए करेक्ट हो जाएगा। दे केम क्लोज, वो क्लोज टू हिटिंग ईच अदर, जब आप एक दूसरे को हिट करोगे तो क्लोज तो आना पड़ेगा ना, तो केम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 115। द मीटिंग टुक ऑलमोस्ट 5 hours सो इट वॉज इम्पॉसिबल टू, तो ये इम्पॉसिबल क्या है? डैश अटेंशन ऑल द टाइम। सो यहाँ पे आपको सही ऑप्शन भरना है। सो यहाँ पे हो जाएगा टू पे अटेंशन ऑल द टाइम, पे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चूज़ द ऑड स्पेलिंग। ठीक है, आपको ऑड स्पेलिंग यहाँ चूज़ करनी है। क्वेश्चन नंबर 116। तो एक तो सारे डिसीज़ हैं यहाँ पर, अब इसमें से एक स्पेलिंग ऑड है। ऑड मतलब तो ये सही है स्पेलिंग, DISEAS, डिसीज़ की स्पेलिंग यही तो होती है, तो ये सही है हमारी, बाकी सारी ये गलत हैं, तो ऑड यही हो जाएगा हमारा। तो आपका आंसर हो जाएगा ए। इसी तरीके से ये है, तो यहाँ पर आपका जो आंसर है वो हो जाएगा फिजिबिलिटी, ये सही है, बाकी सब गलत हैं, तो ये हो जाएगा आंसर डी इज़ करेक्ट हियर। क्वेश्चन नंबर 118 देखिए, कमेटी। ऑड इसमें से बताना, तो COMMITTE, कमेटी।
है ना। और यहाँ भी कमेटी, यहाँ भी कमेटी। तो कमेटी की स्पेलिंग यही होती है, COMMI, फिर डबल T होता है, फिर डबल E होता है, यानी डबल E होता है, डबल T होता है, डबल M होता है। तो कमेटी की स्पेलिंग 3 जगह लिख रखी है, तीनों जगह सही है, एक जगह नहीं है गलत, एक जगह गलत है, जैसे यहाँ पर ये गलत दे रखी है, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑड हो जाएगा, B इज़ करेक्ट हियर। क्वेश्चन नंबर देखिए 119, द टर्म गोथिक। गोथिक जो टर्म है एक कैटेगरी, गॉथिक टर्म अ कैटेगरी ऑफ फिक्शन, यानी कि ये एक कैटेगरी है किसकी, फिक्शन की। ऑल्सो अप्लाइज टू, किस पर अप्लाई होती है, आर्किटेक्चर पर। ए हो जाएगा करेक्ट, ए इज करेक्ट हियर, आर्किटेक्चर। क्वेश्चन नंबर 120 देखिए, ए मेट्रिकल फुट कंसिस्टिंग ऑफ, एक मेट्रिकल फुट जो कंसिस्ट करता है, जो कंसिस्ट करता है एक अनस्ट्रेस लेवल पर, फॉलोड बाय स्ट्रेस लेवल, यानी कि पहले एक अनस्ट्रेस लेवल फिर एक स्ट्रेस लेवल, इस तरीके से फॉलो करता है। तो उसमें क्या होगा, कौन सा मीटर होगा वो, तो वो होगा आइम। आइम मीटर में क्या होता है, एक अनस्ट्रेस लेवल होता है, देन स्ट्रेस लेवल होता है। क्वेश्चन नंबर देखिए 121, करेक्ट स्पेलिंग्स आपको बतानी है, करेक्ट स्पेलिंग्स सेलेक्ट करनी है, ठीक है। तो एकमेंडेशन, सारी एकमेंडेशन है, तो यहाँ सारी गलत हैं, बस एक ये सही है, क्योंकि इसमें ACCOMMODATION, ए वाली ये सही हो जाएगी, बाकी सब गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 122 देखिए, मिस स्पेल्ट, यहाँ भी मिस स्पेल्ट वर्ड बताना है आपको। तो यहाँ पे सारे सही हैं, एक मिस स्पेल्ट क्वेश्चन एयर है, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा, बी वाला। क्वेश्चन नंबर देखिए 123 का क्वेश्चन देखिए, यूजिंग द बेंच फॉर जुडिशरी इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, यानी कि यूजिंग द बेंच फॉर द जुडिशरी, यानी कि जज ना बोलकर बेंच बोल रहा है, फॉर द जुडिशरी, न्याय के लिए क्या है, सिंबल को बता रहा है। तो यहाँ कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका डी हो जाएगा, मेटोनमी। क्वेश्चन नंबर देखिए 124, 4 फीट कंप्राइजिंग ए मोनोसिलेबल डैक्टाइल एंड फर्स्ट पियोन इज ऑफन कॉल्ड, क्या कहा जाता है ये, तो ये हो गया आपका स्प्रिंग रिदम, ये भी एक रिटोरिकल डिवाइस है। क्वेश्चन नंबर 125 देखिए, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस प्रैक्टिस सेट। क्वेश्चन नंबर 125, हिज वाइफ वॉज जेंटल एंड द एलिमेंट सो मिक्स्ड इन हिम that nature might stand up and say to all the world, मतलब वो इतना अच्छा, इतना बढ़िया इंसान था कि नेचर खुद खड़ी हो गई उसके लिए और कहने लगी संसार से, दिस वॉज ए मैन, यही वो व्यक्ति था। हु इज़ द स्पीकर एंड अबाउट हुम इज़ दिस स्पोकन। तो ये लाइंस किसके लिए बोली गई हैं और किसके द्वारा बोली गई हैं आपको बताना है। तो पहली बात तो ये जो लाइन है ये जूलियस सीजर प्ले है बाई विलियम शेक्सपियर, उससे ली गई हैं। और ये एंटोनी, ये मार्क एंटोनी के द्वारा बोली गई हैं सीजर के लिए। सो आपका डी ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा कि वो इतना महान आदमी था कि नेचर खुद उसके लिए खड़ी हो गई और ये कहने लगी कि दिस वॉज द मैन। सो फ्रेंड्स, ये हमारा प्रैक्टिस सेट आज कंप्लीट हो गया 19, हमने इसके 125 क्वेश्चन कर लिए इस वीडियो में। प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड मेक श्योर you press the bell icon. Thanks for watching.